सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो वीडियो है फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा ये। ठीक है। तो बेसिकली मेरा मानना तो ये है कि देखिए, आप अगर बोर्ड में फोकस करेंगे तो आपका नीट और जेई का थ्योरी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। नीट और जेई में आपको एडिशनली आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और एप्लीकेशंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस भी हम लोगों का जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कि पहले हो गया कि मतलब चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब किस चीज को बोलते हैं। ठीक है। इट इज फिजिक्स ऑफ करंट, मतलब क्या है? इट इज चार्जेस इन मोशन। ठीक है। इससे पहले जो चैप्टर वन और चैप्टर टू था, ठीक है, उन दोनों को हम लोग कंबाइन करके बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब वहां पे इट वाज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो वहां पे चार्ज जो था ना, चार्ज, वो चार्ज जो था वो रेस्ट में था। ठीक है। अब वही चार्ज अगर मोशन में आ गया, ठीक है, तब उसका क्या क्या इफेक्ट होता है और चार्ज में वो मोशन में क्यों आता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो क्लास 12 का ये चैप्टर है, ठीक है, अब अगर थोड़ा ये चीज अगर एडवांस लेवल में हम लोग सोचें कि क्या होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जैसे इंजीनियरिंग लेवल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये इसका एडवांस लेवल जाएगा। ठीक है। तो वो एक सही चीज है, वो होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इसी चीज को, इन्हीं चीजों को हम लोग और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है। बट और क्या क्या चीजें हैं? ठीक है। तो उसके लिए जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जैसे एक हो गया जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? दे स्टडी द लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होता है, ठीक है, उसको, उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं, लाइटनिंग विद फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये उनका फील्ड ऑफ स्टडी है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं और इंजीनियर्स वर्किंग इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, वो क्या करते हैं? दे स्टडी द नर्व करेंट्स कंट्रोलिंग मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनके लिए क्या है? दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लाइक पावर सिस्टम, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम्स। ठीक है। इवन स्पेस इंजीनियर्स के लिए भी ये फील्ड ऑफ स्टडी है। वो क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम सन एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। बीच बीच में हम लोग ऐसे सुनते हैं कि जो नेटवर्क, जो हमारे डेटा सिस्टम्स हैं, उनमें कुछ कुछ इफेक्ट्स आते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द दिस फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम सन। ठीक है। वो जब चार्जेस जब आते हैं तो वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उस फील्ड को इन्फ्लुएंस जब करता है तो उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें इफेक्ट आता है। तो ये कौन स्टडी करता है? ये स्पेस इंजीनियर्स स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग फील्ड है जहां पे मतलब करंट का एडवांस लेवल एप्लीकेशंस है। ठीक है। एडवांस लेवल एप्लीकेशंस है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिकली जो हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि करंट सिर्फ कंडक्टर में ही फ्लो होता है, वो गैस लिक्विड में भी फ्लो हो सकता है। बट इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली करंट जो होगा वो कंडक्टर में फ्लो करेगा, रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और देखिए, अब रेट ऑफ फ्लो, अब रेट को हम लोग जैसे, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी आप लोग हम लिखते थे ds बाई डी टी। ठीक है। वेलोसिटी ds बाई डी टी ऐसे लिखते थे। तो करंट अगर क्या, करंट हम लोग लिख सकते हैं dq बाई डी टी, dq बाई डी टी। ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेडी करंट। ठीक है। स्टेडी करंट मतलब इसका अलग और एक नाम है, पॉपुलर नाम है, वो है डीसी करंट। ठीक है। जो नॉर्मली मतलब बैटरीज में फ्लो करता है। ठीक है।
तो उस करंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो डीसी करंट एक स्टेडी करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, तो उसमें जो चार्ज है वो वेरी इतना ज्यादा नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखने की जगह पे हम लोग लिखते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो ये जो क्यू है यहाँ पे, मतलब ये क्यू, ये नेट चार्ज है, नेट चार्ज। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा आई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई टी। अब ये नेट चार्ज का क्या मतलब है कि मान लो यार एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का एक यहां पे मैंने क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एक लिया है, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से आपका दो चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने जो दिखाया है Q प्लस, Q प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज Q प्लस और निगेटिव चार्ज Q माइनस। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज Q माइनस, ये दोनों चार्ज, ठीक है, Q प्लस और Q माइनस चार्ज सेम क्रॉस सेक्शन से सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, Q प्लस एंड Q माइनस ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो नेट चार्ज होगा ना, वो हम लोग लेंगे डिफरेंस ऑफ द टू। डिफरेंस ऑफ द टू मतलब क्या है कि जैसे अगर एक क्रॉस सेक्शन लिया है और इस क्रॉस सेक्शन से अगर 3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है, ठीक है, और सेम क्रॉस सेक्शन से -1 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है, ठीक है, -1 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो चार्ज कितना फ्लो किया है, 3 - 1, मतलब 2 माइक्रोकूलम चार्ज क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया है, जो नेट चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज। ठीक है, ये हो गया नेट चार्ज। ठीक है, तो ये जो नेट चार्ज होगा ये डिफरेंस ऑफ द टू चार्जेस होगा। ठीक है, अब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो गए, ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे कि अगर एक सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम और पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो हो जाएगा 2 + 3, मतलब 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब एक चार्ज निगेटिव होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे जो नेट चार्ज है ना, वो हम लोग ऐड ही कर रहे हैं, मतलब Q प्लस प्लस माइनस Q माइनस, मतलब हम लोग यहाँ पे जो माइनस साइन ले रहे हैं ना, मतलब हम लोग वो साइन को कंसिडर कर रहे हैं, साइन को कंसिडर करके हमको ऐड करना है। ठीक है, साइन को कंसिडर करके हमको ऐड करना है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा नेट चार्ज। ये नेट चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, टी टाइम में, मतलब ये दोनों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज है, वो सेम टाइम में फ्लो कर रहा है, सेम टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए, जो करंट मैंने लिखा था, करंट मैंने लिखा था आई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइड बाई टी, और जो क्यू नेट हो गया, क्यू नेट वो हो गया आपका क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा दिस आई इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये करंट होगा। अब स्टेडी करंट का कंडीशन क्या है, ठीक है, स्टेडी करंट का कंडीशन है कि क्यू नेट जो है ना, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, टाइम टी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया ये आई। ठीक है, आई जो हो गया ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो ये आई होगा ये मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली जो आई है ये क्यू नेट और टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्यू नेट चार्ज और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसे तो उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेडी करंट का रिलेशन हो गया कि आई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइड बाई टी। तो ये जो करंट है दिस इज द स्टेडी करंट, दिस इज द स्टेडी करंट। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट है एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम लिखा है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, strength of current when 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flows in 1 second.
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ठीक है, खाली एक बात बता दूं, ये 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, वो हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन कंडक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे, वो हम लोग को अगले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये है। एग्जाम में अगर 1 एम्पियर का डेफिनेशन आता है तो हमको ये डेफिनेशन नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ, अगर बोल दिया कि इन टर्म्स ऑफ स्टेडी करंट आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर इन टर्म्स ऑफ स्टेडी करंट, और डिफाइन 1 एम्पियर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट, तब आप ये चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, करंट जो है, करंट का डायरेक्शन है। करंट अगर जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ए से बी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो बी से ए फ्लो कर रहा है, तो हम लोग तो बोलेंगे ना 1 एम्पियर करंट यहाँ पे पहले केस में जो है, पहले केस में आपका जो 1 एम्पियर करंट है वो ए से बी गया, और सेकेंड केस में जो 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, वो बी से ए आया। तो ए से बी जो करंट गया और बी से ए करंट आया, तो अलग अलग चीज है, डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने बोला था कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो 1 एम्पियर तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखिए, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे देखा है, हम लोग अगर देखें तो देखिए, यहाँ से इस साइड से 1 एम्पियर करंट आया और इस साइड से 2 एम्पियर करंट आया, और ये जो एंगल है ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये इस साइड इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ जो करंट जा रहा है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो कितना आ गया, 3 एम्पियर करंट। अब मैंने एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो अभी 1 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर जब करंट आ रहा है तो 3 एम्पियर ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करंट को डायरेक्ट ऐड ही कर रहे हैं ना, स्केलर एडिशन हो रहा है। तो मैं डायरेक्शन वाला बात, तो कुछ डायरेक्शन जो ये चेंज किया मैंने, ये 60 डिग्री से 90 डिग्री किया, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो वेक्टर का लॉ जब फॉलो नहीं हो रहा है तो तुमने वेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि लॉज ऑफ वेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिक करंट, लॉज ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक करंट, हेंस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट, तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, आपका वर्टिकल एक्सिस पे करंट है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें टाइम है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट जो होता है, ये जो डायरेक्ट येलो कलर में दिखाया है, ये हो गया डायरेक्ट करंट, मतलब इसमें कांस्टेंट करंट, टाइम चेंज हो रहा है मगर करंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि हम लोग इस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप के कितने करंट हो सकते हैं। अब जैसे ये जो करंट है, अब ये करंट देखिए, ये एक पल्स की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे करंट को बोलते हैं पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए करंट जो है, अब देखिए यहाँ पे करंट इस साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है। तो ये जो पल्सेटिंग करंट है ना, पल्सेटिंग करंट मतलब ये, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मगर ये थ्रू पॉजिटिव ही है। ठीक है, बट ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट देखिए, इस पार्ट में पॉजिटिव हो रहा है, इस पार्ट में निगेटिव हो रहा है। ठीक है, वो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पल्सेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस यही है कि पल्सेटिंग करंट मतलब थ्रू आउट या पॉजिटिव ही होगा या थ्रू आउट निगेटिव होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखा है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम करंट का कुछ भी वैल्यू हो गया किसी भी टाइम में, जो तो अजीब तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो वैसा जो करंट होगा वो हो गया वेरिएबल करंट। सो ये टाइप्स ऑफ करंट हो गया, पल्सेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट और एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डायरेक्ट करंट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स, सबसे पहले सॉलिड्स में। सॉलिड्स में 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हो गया तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दे एक्ट एज करंट कैरियर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में जो कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंडक्ट करते हैं, ये चीज हम लोग सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस चैप्टर जो है उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो एकदम इलेबोरेट डिस्कशन हो जाएगा। इंसुलेटर्स, अब उसमें तो यार कंडक्ट नहीं करता तो उसमें चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सॉलिड्स में 3 तरह के हो गए। ठीक है, लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव आयंस भी कैरी कर सकते हैं, करते हैं, निगेटिव आयंस भी कैरी करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, गैसेस, गैसेस में क्या है, देखिए ये अच्छी चीज है, अच्छा इंफॉर्मेशन। ऑर्डिनरी गैसेस जो है ना वो
दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी गैस, नॉर्मल गैस कंडक्ट नहीं करता है, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर दे गेट आयनाइज्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटम्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब एटम मॉडल को स्टडी किया था, ठीक है, तो वहां पे जैसे रदरफोर्ड एटम मॉडल या आपका एक्स रेज प्रोडक्शन, ठीक है, उन सब चीजों में आप लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस किया होगा कि अगर गैस है उसको अगर हाई पोटेंशियल अप्लाई करें और प्रेशर लो कर दे तो आयनाइज हो जाते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आयंस में जब कन्वर्ट हो गए मतलब उसमें पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होंगे, तब ये जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होंगे, दस द पॉजिटिव एंड द निगेटिव आयंस आर करंट कैरियर्स इन गैसेस। तो गैसेस में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर द करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स। बट ये कब होगा, ठीक है, कब होगा, हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर, प्रेशर लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया करंट कैरियर्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में भी आ सकता है। ठीक है, फिर आ गए हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ ही होगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इट इज ए कन्वेंशन। ठीक है, बट अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में ए से बी, सपोज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। ठीक है, ये कन्वेंशन है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग पहला लॉ, इस चैप्टर का पहला लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ किसने स्टेट किया था, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, प्रणाम कर लो एक बार। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला कि अगर एक रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है एंड V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। बट ये प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन जो है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, temperature and other physical conditions are kept constant, temperature and other physical conditions are kept constant। उसी कंडीशन में, इस कंडीशन में ही ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I कब बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I कब बोलेंगे, टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशन मतलब प्रेशर, ये सब चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये R आएगा। ठीक है, R आ गया, तो V इज इक्वल टू हो गया RI। ठीक है, R हो गया हमारा, R क्या है, R क्या है, R is the resistance, R is the resistance। ठीक है, R हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब वो R जो है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है, R जो है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है। तो वही चीज लिखा है मैंने, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स डायमेंशंस। मटेरियल किस चीज का है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, और डायमेंशंस, उसका लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। ठीक है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर आर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो V है, ठीक है, जो V है वो I के प्रोपोर्शनल है। अब दो क्वांटिटी, यार बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया
तो ग्राफ क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई बाई वी। तो आई बाई वी, वी बाई आई क्या होता है, वी बाई आई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल रहा है, वी बाई आई इज इक्वल टू आर। तो स्लोप तो क्या वो आई बाई आर होगा, आई बाई वी हो गया। तो आई बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई आर। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा वन बाई आर। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में आप बोलोगे यार मैंने एक्स एक्सेस में क्यों वी लिया है, क्योंकि आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तभी तो करंट मिलता है कि नहीं। वोल्टेज और अप्लाई करोगे तभी तो करंट मिलेगा। वोल्टेज जब बैटरी यहाँ पे आप कोई बैटरी लगाओगे, बैटरी में कोई वोल्टेज वी होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज जो हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो करंट हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसलिए वो वाई वाई एक्सिस में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जैसे मैंने बोला कि आर आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड डायमेंशंस, तो वो कैसे होगा। तो यहां पे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या किया है मैंने, यहां पे एक जैसे रॉड लिया है। ठीक है, तो रॉड जो है वो एक स्लैब के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल हो गया। ठीक है, लेंथ एल हो गया। तो यहाँ पे जब करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप वी हो रहा है, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस इसका आर है, रेजिस्टेंस इसका आर है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई होगा, आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वैसे ही दो रॉड लिए। ठीक है, वैसे ही मैंने दो रॉड लिए। ठीक है, दो रॉड लिए हैं यहाँ पे। तो दो रॉड जब लिए हैं, आइडेंटिकल रॉड लिए हैं, एक के बाद एक लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ तो डबल हो गया, एल प्लस एल। एरिया तो सेम है, एरिया तो सेम है, एरिया एक ही रहेगा। तो यहां से जब करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, सेम करंट दोनों से जाएगा, सेम करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप वी हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, यहाँ पे भी वी हो गया। तो अब जो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पूरे का रेजिस्टेंस अगर मैं आरसी ले रहा हूँ, पूरे का रेजिस्टेंस आरसी ले रहा हूँ, तो टोटल करंट कितना फ्लो किया, करंट तो आई फ्लो कर रहा है ना। और वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, पहले पार्ट में वी हो गया और दूसरे पार्ट में भी वी हो गया, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, टू वी हो गया। तो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी इज इक्वल टू टू वी बाई आई, आरसी इज इक्वल टू टू वी बाई आई। ठीक है, बट वी बाई आई क्या है, वी बाई आई तो आर है, तो इसका मतलब टू वी बाई आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर हो गया, ट्वाइस आर हो गया। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ट्वाइस आर हो गया। तो इसमें क्या किया है मैंने, लेंथ को डबल किया है। तो लेंथ को जब डबल किया, जब लेंथ को मैंने एल से ट्वाइस एल कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर से ट्वाइस आर हो गया। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दो भागों में, ये जो मतलब रॉड था ना, इसको मैंने ऐसे बीच से ऐसे काट दिया। ठीक है, तो बीच से काट दिया, ये ऐसे, ये दोनों पार्ट, और एक के ऊपर एक रख दिया है, एक के ऊपर एक रख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले तो टोटल ए था ना, तो अभी ए बाई टू, ए बाई टू हो जाएगा। तो ए बाई टू, ए बाई टू जब होगा, तो ये जो करंट है, करंट अब डिवाइड हो जाएगा ना, ऊपर वाले पार्ट से आई बाई टू करंट जाएगा और नीचे वाले पार्ट से भी आई बाई टू करंट जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पार्ट को अगर देखेंगे, किसी एक पार्ट को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उस पार्ट से जो करंट जा रहा है वो आई बाई टू हो रहा है। ठीक है, लेंथ तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया नहीं है। ठीक है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ए बाई टू हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाई टू हो गया। तो उस पार्ट का, सिंगल पार्ट का अगर रेजिस्टेंस मैं आरसी ले रहा हूँ, तो आरसी इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल तो एक ही रहेगा वी, पोटेंशियल तो एक ही रहेगा, क्योंकि रॉड तो मैंने चेंज नहीं किया ना, ये जो डायग्राम है, यही डायग्राम यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो आरसी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी हो गया। मगर करंट अब कितना फ्लो कर रहा है, आई बाई टू करंट फ्लो कर रहा है, तो वी डिवाइड बाई आई बाई टू, तो उसको लिख सकते हैं टू वी बाई आई। टू वी बाई आई मतलब यहाँ पे वी बाई आई क्या है, आर है, तो टू वी बाई आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एरिया है ना, ए से ए बाई टू हो गया, तो जो रेजिस्टेंस है वो आर से ट्वाइस आर हो गया। मतलब एरिया को जब आधा कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, करेक्ट, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। तो अगर हम लोग के पास अभी दो रिजल्ट आ गए, एक हो गया हमारे पास, एक हो गया कि हमारे पास आर प्रोपोर्शनल टू एल, और एक हो गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई। और इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक रो आ गया, रो। ठीक है, ये रो मतलब क्या है, ये रो हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी।
ठीक है, रो रेजिस्टिविटी हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, रो हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रो हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया रो एल बाई ए, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन, अब रो अगेन रो लेंथ और एरिया को डिपेंड नहीं करेगा, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, क्या है, आयरन है, ठीक है। और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। रो इज रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। अगर यहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने के लिए आता है तो देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मतलब रो इज इक्वल टू हो गया आर ए बाई एल, ठीक है। रेजिस्ट, तो रो का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। देखिए यहां पे क्या था, देखिए यहां पे मैंने क्या किया था कि आर प्रोपोर्शनल टू एल कब मैं बोल रहा हूं, आर प्रोपोर्शनल टू एल जब बोल रहा हूं, यहां पे मैं एरिया को कांस्टेंट रख रहा हूं, एरिया को कांस्टेंट रख रहा हूं। जब मैं आर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बोल रहा हूं, तो इस केस में मैं लेंथ को कांस्टेंट रख रहा हूं, है कि नहीं। इस केस में इस फिगर में लेंथ कांस्टेंट था, इस फिगर में एरिया कांस्टेंट था, एरिया को चेंज नहीं किया था, ठीक है। बट जब हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक वायर है, इस वायर को अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो यार ऑब्वियसली इसका लेंथ जो है, लेंथ इंक्रीज होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट केस में ये वायर था कॉपर वायर मान लो, तो कॉपर वायर का लेंथ L1 है, एरिया A1 है, लेंथ L1 एरिया A1। स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने से लेंथ L2 हो गया, एरिया A2 हो गया। मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। तो जो फर्स्ट केस है, ठीक है, फर्स्ट केस, उसमें आपका रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू मैंने क्या लिखा, R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, R2 इक्वल टू क्या लिखा, रो L2 बाई A2, दोनों में रो लिखा है, रो सेम लिखा है, ठीक है। जो रो है वो आपका सेम है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, रो इज सेम, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायमेंशन चेंज हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अब देखिए मास तो, वायर को चेंज स्ट्रेच कर रहे हो तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस वाले वायर का वॉल्यूम कितना होगा, L1 A1, दूसरे वाले वायर का कितना होगा, L2 A2, तो मतलब L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2, ठीक है। अब आर इन दोनों को, सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 1 अगर करते हैं तो हमारे पास R2 बाय R1 इक्वल टू रो तो कैंसिल हो गया, तो R2 बाय R1 इक्वल टू हमको ये मिला L2 बाय L1 इंटू A1 बाय A2, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं A1 बाई A2 को एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। यहां इस इक्वेशन में अगर देखो तो A1 बाई A2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 आएगा, L2 बाई L1 आएगा, है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं A1 बाई A2 को एलिमिनेट करूं तो L2 बाई L1 आएगा, तो L2 इंटू L2 L2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे एरिया भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, पहले वाला रिलेशन हमने यहाँ पे जो लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने आर प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बोल रहे थे ये आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये कब होगा, जब एरिया कांस्टेंट है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, directly proportional, r inversely proportional to L when length is constant, r inversely proportional to area when length is constant, when length is constant। but यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्ट्रेच कर रहे हो आप तो आपका लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रहा है, तो उस केस में आपका रिलेशन होगा, लेंथ के लिए ये वाला रिलेशन होगा, एरिया के लिए R2 बाई R1 इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। मतलब आपका क्या हो गया हमारे पास, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया and R inversely proportional to A square, R inversely proportional to A square, ठीक है। कब होगा ये, जब वायर को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, वायर को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है, मतलब ये फॉर्मूले आपके एंट्रेंस वगैरह में आपको बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था, R इज इक्वल टू
रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब मैं ऊपर और नीचे अगर एल से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो चीज यहां पे लिखा है, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है ना? अच्छा, अगर डी डेंसिटी है, डी डेंसिटी है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी, ये एक्सप्रेशन आ गया मास एंड डेंसिटी। ठीक है, फिर इसी को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और एरिया स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, मतलब ये रिलेशन क्यों काम में आएगा, देखिए ये जो आर इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ रो वी बाई ए स्क्वायर, अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि देखिए रो तो कांस्टेंट है, रो इज ऑलरेडी कांस्टेंट, जब स्ट्रेच करेंगे तो रो तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा ना, और जब स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जो आर है उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, वही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, और इसी को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और मास लिख रहे हैं रो एम बाई डी ए स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोगों ने मास बाय डेंसिटी में वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इफ ए कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और एलोंगेटेड और ड्रॉन और ट्विस्टेड, देन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या रिजल्ट मिला, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब एरिया जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा पाई आर पावर 4, स्मॉल आर हो गया क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 हो गया इसलिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम, मास कांस्टेंट है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये एक और एक रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल चेंजेस इन लेंथ और रेडियस ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, अगर स्मॉल चेंज हो रहा है तब डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू डेल्टा एल बाय एल। अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए आता है तब ये फॉर्मुला यूज करना है। ठीक है, प्लस टू डेल्टा एल बाय एल, प्लस है मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एरिया, डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस टू टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। माइनस साइन का मतलब क्या है कि अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, और एरिया की जगह पे हम लोग रेडियस अगर लिखते हैं तो माइनस फोर टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, ये स्मॉल आर जो है वो रेडियस है, स्मॉल आर जो है रेडियस है। ठीक है, इन केस ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, अगर क्यूबॉइड एक है जिसका डायमेंशन एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उस केस में जैसे अगर अगर हम लोग ये एज मतलब ये वाला एज और ये वाला एज के बीच में अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, रो एल बाई। तो लेंथ कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा, ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा, तो लेंथ क्या है, एल है, तो उस केस में एल हो गया। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, तो यहाँ पे बी है, बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे इसलिए नीचे बी इंटू एच लिखा है। अगर सी डी के क्रॉस लिख रहा है, ठीक है, सी कौन सा, सी साइड कौन सा है, सी साइड मतलब ये वाला साइड। ठीक है, सी मतलब ये वाला साइड और डी मतलब ये वाला साइड, ये सामने वाला साइड और पीछे वाला साइड, तो उस केस में जो लेंथ होगा वो ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रो ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ तो बी है, तो रो बी टाइम्स एल इंटू एच, एल इंटू एच मतलब ये वाला पार्ट का एरिया, एल इंटू एच। ठीक है, तो फिर सिमिलरली ई एफ के पार्ट के बीच में निकाल रहा है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम सरफेस के बीच में रो एच बाई एल इंटू बी, रो एच बाई एल इंटू बी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग एक बार खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि जो मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है उसके साथ ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एडिशनली कुछ पॉइंट्स और भी है यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट्स है ये देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स एन स्क्वायर आर। अभी हम लिखा ना आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, एन टाइम्स अगर करेंगे तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड अंटिल इट्स रेडियस बिकम्स 1 बाय एन of its original radius, then its resistance becomes n power 4 times r। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 था ना, तो 1 बाय n टाइम्स अगर कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं एरिया को, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा n पावर 4 टाइम्स r।
व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय x% अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, x इज वेरी स्मॉल, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 2x%, ये इस रिजल्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। स्मॉल चेंजेस के लिए 2 डेल्टा एल बाय लिखा था ना, ठीक है। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय x%, बट x अब स्मॉल नहीं है, तब ये डेल्टा एल बाय एल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना होगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि x अगर जैसे अगर 1% 2% ऐसे बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, मतलब x% हो रहा है 1%, अगर लेंथ में 1% इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस में 2% होगा, ठीक है। बट 10% 15% हो रहा है तो उस केस में हम लोग x को हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट मतलब आपको बेसिकली आपको एंट्रेंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स रेडियस बाय x%, ठीक है, रेडियस को रिड्यूस कर रहे हैं, तब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो 4x% हो जाएगा, 4x% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैंने पीडीएफ के फॉर्म में है, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।